स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज वीकेंड अड्डा में मार्केट पे चर्चा हो रही है। हमने आपसे पहले दो विषय डिस्कस किए। एक जो यूएस के दो बैंकों की बड़ी समस्या हुई, उस पर विस्तार से बातचीत हुई कि ऐसा क्यों हुआ है और आगे उसके क्या फॉलोआउट्स हो सकते हैं। दूसरा विषय हमने ये डिस्कस किया कि फेड यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक कितनी ब्याज दरें और बढ़ा सकता है। इसको लेकर के दिन भर डिबेट चलती है, आधा बढ़ाएगा, चौथाई बढ़ाएगा, कितनी तक बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उससे हमारा मार्केट सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तो हमने उसको डिस्कस किया। अब जो अगला विषय हमारे साथ है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम, इसलिए मैं इसको जिक्र पे ले आया हूँ कि दो तो एक तो जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसके संदर्भ में समझेंगे, और दूसरा जो कि यूएस में बैंकिंग सेक्टर में कांड हुआ है तो बहुत लोगों के मन में आता है कि अरे भारत में भी क्या हो रहा है। तो एक बार तो बात स्पष्ट हो चुकी है ब्रेक से पहले कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है और हमारा जो आरबीआई है वो बहुत ही बेस्ट सेंट्रल बैंक मुझे लगता है, जो सेक्टोरल कैप लगाते हैं और बहुत ही पीरियडिकली चेक करते रहते हैं। संजय जी, दो चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी, इसलिए मेरा मन हुआ कि इस पर डिस्कस करना चाहिए। एक तो ये कि जो क्रेडिट कार्ड का लोन है वो काफ़ी बढ़ा है, जो रिपोर्ट सजेस्ट करेगी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा जो एक हम लोगों की रिसर्च है कि ऑल इनकम्पासिंग अगर आप देखें तो जो ग्रॉस एनपीए है वो FY24 में 4% या उससे भी नीचे हो सकता है, जो इंडिकेट करता है कि हमारी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है टोटल बैंकिंग सेक्टर की। और क्रेडिट ग्रोथ भी 16-17% तक चल रही है, जो लेटेस्ट फोर्टनाइटली हाई फ्रिक्वेंसी डेटा था वो भी सजेस्ट करता है। आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? कोई किसी तरीके की चिंता या हम बहुत स्ट्रांग फुटिंग में है? तो देखिए, इसको तीन पहलू में देखिए। हाँ, पहला पहलू कि क्या हमारे बैंकिंग सेक्टर को एक्सेसिव कंसंट्रेशन के कारण रिस्क हो सकता है, तो मेरे ख्याल से उसकी संभावना बहुत ही कम है। शेड्यूल्ड बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में इक्का दुक्का इस तरह के केसेस अभी भी उभर के आ सकते हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो इन टर्म्स ऑफ सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि हमारी बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्टेबल है। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है हमारे बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना। तो ये जो पहलू है, इसमें जिस तरह की सुधार पिछले कुछ सालों में जो हुई है, जिस तरह से अग्रेसिवली बैंकों ने राइट ऑफ लिया है, जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर बनी रही है और जिस तरह से उन्होंने अपने रेगुलेशंस को चेंज किया है, तो इसका मिला जुला असर जो है वो हम आज देख रहे हैं कि हमारी सिस्टम में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है हो गई हैं। और इसका कुछ श्रेय तो बैंक्रप्सी लॉ को भी जाता है, क्योंकि जो बोरोवर है अब उसके मन में इस बात का डर है कि अगर उसने पैसे बोरो किए और रिपे नहीं किया तो अपनी कंपनी या अपनी एंटिटी से हाथ धो सकता है। तीसरा पहलू जो है वो है कि इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के बाजार माहौल में कि क्या क्रेडिट ग्रोथ तब भी हो सकता है। तो देखिए, पिछले करीब करीब साल भर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिस्टेंटली रेट बढ़ा रही है। उसके साथ ही साथ चूंकि अब बैंकों की जो MCLR है वो लिंक्ड हो गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी से अधिकतर बैंक्स की, तो रेट बढ़ने के बावजूद भी हमारी क्रेडिट ग्रोथ जो है बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में भी अगर क्रेडिट ग्रोथ है और जो बाकी जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो भी दिखा रहे हैं कि अंडरलाइंग इकोनॉमी में कहीं ना कहीं तो तेजी है, भले कहीं सेक्टोरल प्रेशर्स हो लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में एक तेजी है। तो मेरे ख्याल से आज जो बैंकिंग सेक्टर जिस तरह से अपने आप पोजिशन्ड है, वो हमारे ख्याल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल धरातल इस पे बेस पे खड़ा है वो एक्चुअली। और मतलब इसको जो अभी संजय जी ने कहा बहुत सही बात है कि जो हमारे यहाँ जो बैंक्रप्सी लॉ बनाया गया, सरकार ने बनाया, उसकी उसकी वजह से बहुत सख्ती आई है। और शक्तिकांता दास जी ने बहुत कमेंडेबल काम किया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सख्ती, वसूली, ये सारी कुछ हुए हैं। आप दिक्कत में फंस रहे हैं तो आप कुछ भी हो, कहीं से भी लाइए, आप वहीं से फंड जुटाइए, लेकिन लोन चुकाना पड़ेगा। आप देख ही रहे ना, ये तो सब हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पैसे तो आपको चुकाने पड़ेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बताऊँ, PSU बैंकों को जो है ना ज़बरदस्त गेन हो रहा। अगर उनकी आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें, क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट हमारे सामने है, Q3 में 68,000 करोड़ की जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट उन्होंने क्लॉक किया। प्राइवेट बैंक ने भी 60,000 करोड़ किया, टोटल 1,27,000 करोड़ है। जो आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 30% बढ़ा है,
30% की ग्रोथ है और ईयर और YOY और क्वार्टर क्वार्टर करीब 11.5% की है। विशाल, ये जो सिचुएशन है कि FY23 में 5% से कम रहेगा ग्रॉस NPA, जो कि 0.9% गिरेगा, और 24 में 4% से नीचे रह सकता है। लेकिन अब इस ये तो एक बहुत अच्छी इस तस्वीर हमने आपके सामने रखी विशाल, लेकिन इसमें एक मैं ये कहूँ कि अगर 16-17% की ग्रोथ चल रही है, ईयर एंडिंग में हो सकता है 14-15% हम करें, उसमें कॉर्पोरेट ग्रोथ थोड़ी कम है, रिटेल ज़्यादा है। बढ़ती हुई ब्याज दरों के बीच में ऐसी क्रेडिट ग्रोथ कि जब आपकी EMI करेंसन 30-35% बढ़ गई हो, तब भी क्या ये क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू करेगी? ये मेरा सवाल है। तो जिस तरह आपने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ अभी 16-17% है, काफी टाइम के बाद क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना शुरू हुआ है इंडिया में, मगर जब इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर है तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन आने का चांस ज्यादा है। RBI का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें भी दिख रहा है कि रिटेल लोन ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ है। जो होम लोन ग्रोथ है वो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो पिछले महीने के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे है। तो जो हम लोगों को इनिशियल जो अर्ली साइंस दिख रहे हैं उसमें थोड़ा स्लो डाउन लग रहा है क्रेडिट ग्रोथ में, और इंटरेस्ट रेट्स अगर इसी लेवल पे रहे या इससे ऊपर रहे तो फिर ये क्रेडिट ग्रोथ 13-14% तक आ सकता है। तो जो अभी 17-18% का क्रेडिट ग्रोथ है वो 13-14% तक नीचे आ सकता है। अगर आप देखें तो व्हीकल फाइनेंसिंग का जो ग्रोथ है, लोन ग्रोथ, वो काफी स्ट्रांग है, वो 25% ईयर ऑन ईयर अभी भी ग्रो हो रहा है। मगर जो होम लोन है वो बैंक्स के रिटेल बुक में अराउंड 48% ऑफ द लोन्स आर होम लोन्स। तो अगर होम लोन्स में स्लो डाउन आ रहा है तो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ में भी स्लो डाउन आएगा। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सर खूब जब के? जितना जरूरत पड़े तो कर लेता हूँ। ये राइडर